हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने वादा किया था कि 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश होगा उस पर हम कुछ मतलब की चीज़ें निकाल कर वीडियो बनाएंगे जो आपके काम की होंगी। ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं, बस जो हमारे काम की होंगी उन्हीं पर हम वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि इस साल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है उसमें हमारे मतलब की क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मतलब की हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मतलब की नहीं होंगी, लेकिन हम हाईलाइट जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अभी जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है वो 1961 चल रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके पहले सबसे पहला जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था वो 1922 चल रहा था। अभी 1961 चल रहा है और 1 अप्रैल 26 से जैसा डिक्लेयर किया गया है कि 1 अप्रैल 26 से जो इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा उसमें वो होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। जैसे कि हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे इनकम टैक्स से संबंधित, वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 लिखा हुआ मिलेगा आपको। और इसमें कोशिश ये की गई है कि हर किसी के लिए टैक्स सिस्टम सब आसान हो जाए, बहुत इजी लैंग्वेज में हो जाए, कंप्लायंस आसान हो जाए और सबके समझ में आ जाए। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह कि जैसा हम लोग हर बार बजट जब पेश होता है तो एक आस लगाते हैं कि हमारा अब की साल में टैक्स स्लैब क्या होगा। तो इसके बारे में आपको बता दें कि टैक्स स्लैब में हमारे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके पहले जो टैक्स स्लैब था सेम वही टैक्स स्लैब एज इट इज़ रख दिया गया है। यानी कि 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 और 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक जो फाइनेंशियल ईयर है दोनों में टैक्स स्लैब सेम है। अब इसमें आपको ये देखना है कि टैक्स स्लैब जो है वो दो डिज़ाइन में है, यानी कि इनकम टैक्स का एक ओल्ड डिज़ाइन है और एक न्यू डिज़ाइन है। जो ओल्ड डिज़ाइन है उसमें 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, यानी एग्जम्पशन होता है। और 2,50,000 के ऊपर 5 लाख तक जो इनकम होता है उस पर 5% टैक्स होता है। और 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स बनता है और 10 लाख के ऊपर 30% बनता है। ये ओल्ड डिज़ाइन की बात हुई। नए डिज़ाइन में जो है वो 4 लाख तक एग्जम्प्ट है, यानी इनकम 4 लाख तक अगर है तो कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 4,01,000 से 8 लाख तक 5% और 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 15% और 16 से 20% और 20 लाख से 24 लाख तक 25% टैक्स पड़ेगा। उसके बाद जो 24 लाख से ऊपर का जो भी इनकम होगा वो आपका 30% टैक्स स्लैब में आता है। लेकिन पुराने डिज़ाइन में अगर देखा जाए तो अगर 5 लाख के नीचे इनकम है आपका तो जो टैक्स बनेगा वो 4,99,000 हो सकता है, 4,99,999 तक हो सकता है। जो टैक्स बनेगा वो एक सेक्शन है 87A, उसमें छूट मिल जाएगा टैक्स का, यानी कि। और नए डिज़ाइन में 12 लाख तक के इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा, यानी 12 लाख एग्जैक्ट होना, मतलब 12 लाख से नीचे होना चाहिए, 12 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। 12 लाख से अगर ऊपर है तब तो आपको पूरा स्लैब वाइज टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 12 लाख से नीचे अगर इनकम है आपका तो जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा वो 87A के तहत छूट जाएगा। तो अब मोटी सी बात ये समझ लें कि अब अगर 5 लाख के नीचे आपका इनकम है पुराने डिज़ाइन में, और नए डिज़ाइन में 12 लाख से नीचे इनकम है, तो आपका टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। ये दोनों साल के लिए है, 2025-26 और 2026-27। अब इसके बाद देखिए कि आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो किसी एक डिज़ाइन में, किसी भी डिज़ाइन में हर साल ईयर ऑन ईयर जब चाहें आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं या बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो एक बार आपको मौका मिलता है किसी एक डिज़ाइन को चूज़ करने का। जिस भी डिज़ाइन में जाएंगे वो आपके लिए हमेशा हो जाएगा, ये मान कर चलिए। अब इसके बाद आप ये समझ लें कि अगर आप एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन में जाते हैं तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना होता है। उस फॉर्म का नाम है 10IEA। लेकिन
इसके अलावा आप देखिए कि सैलरीड पर्सन जो हैं उनको एक बेनिफिट और मिल जाता है। जो सैलरीड पर्सन हैं उनको पुराने रिज़ाइन में 50,000 और नए रिज़ाइन में 75,000 का एक डिडक्शन मिलता है। यानी कि सैलरीड पर्सन अगर आप हैं तो जो छूट आपको 5 लाख तक मतलब टैक्स नहीं देना है तो 5,75 है तो 5,50 है, या नए रिज़ाइन में 12,75 है, 12,75,000, तो आपका कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर है तो 75,000 रुपये डिडक्शन के बाद जो बचेगा उस पर टैक्स स्लैब के वाइज कैलकुलेशन होगा टैक्स का। इसके बाद जो भी टैक्स बनेगा उस पर एक सरचार्ज पड़ता है। सरचार्ज में 4% नॉर्मल सरचार्ज है जो टैक्स पर कैलकुलेट होगा, यानी कि 100 रुपये अगर टैक्स है तो 4 रुपये सरचार्ज। इसके अलावा जो हाई इनकम अर्निंग पर्सन हैं उनके लिए थोड़ा सा सरचार्ज का लोड ज़्यादा डाला गया है। जैसे कि 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% सरचार्ज है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% सरचार्ज है, और 5 करोड़ के ऊपर अगर है तो 37% सरचार्ज है। ये पुराने रिज़ाइन की बात है। लेकिन नए रिज़ाइन में 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% और 2 करोड़ से ऊपर 25% सरचार्ज है। तो ये कुल मिलाकर आपका टैक्स कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो कमेंट करेंगे तो हम कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करके आपको भेज देंगे। अब इसके अलावा अब मेरी तरफ से मैं एक मशवरा ये देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि किसी भी डिज़ाइन को चूज़ करने से पहले अपना इनकम और अपना इनकम टैक्स एक बार ज़रूर कैलकुलेट कर लें। जिसमें आपका बेनिफिट हो उसको चुनें। पुराने डिज़ाइन में आपको 80C 80D ये तमाम तरह का डिडक्शन मिलता है, मतलब छूट मिल जाता है, इनकम से घटकर उसके बाद टैक्स कैलकुलेट होता है। लेकिन नए डिज़ाइन में इस सब का छूट नहीं मिलता है, बस ये आप समझ लीजिएगा। फ़ायदा नए डिज़ाइन का यह है कि आपको अगर कहीं अपना प्रोफाइल दिखाना है तो आप हैवी इनकम दिखाकर कम टैक्स दे सकते हैं, कम टैक्स में हैवी इनकम। लेकिन पुराने डिज़ाइन में आप सारे डिडक्शन के बाद आपका इनकम देखा जाएगा। इस तरह आपका नए डिज़ाइन में प्रोफाइल स्ट्रांग होता है मेरे हिसाब से, कि नए डिज़ाइन में आप चूँकि हैवी इनकम दिखेगा तो आपका प्रोफाइल ओल्ड डिज़ाइन की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग दिखेगा। अब इसके अलावा आप देखते हैं कि नए बजट में जो ITR की समय सीमा जो रखी गई है तो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है और मज़ेदार चेंज है। अभी तक जो था कि नॉन ऑडिटेड सारे ITR 31 जुलाई तक भरे जाते थे। 31 जुलाई समय सीमा होती थी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती थी, और ऑडिटेड ITR की समय सीमा 31 अक्टूबर हुआ करता था। अभी थोड़ा सा चेंज आया है। अच्छा, और फिर रिवाइज्ड ITR फाइल करने का डेट होता था 31 दिसंबर। थोड़ा सा चेंज आया है। चेंज ये हुआ है कि अभी ITR 1 और 2 यानी कि सैलरीड पर्सन के लिए आमतौर पे वो 31 जुलाई लास्ट डेट है। इसके अलावा जो नॉन ऑडिटेड और से ITR हैं और सारे ITR वो 31 अगस्त तक डेट बढ़ गया है, और ऑडिटेड का जो था वो 31 अक्टूबर है ही है। इसके अलावा जो अपडेटेड रिटर्न है, एक होता है अपडेटेड ITR, यानी कि कोई भूल चूक हो गई है, भरना है, तो 31 दिसंबर होता था, और रिवाइज रिटर्न का भी डेट 31 दिसंबर होता था। अभी इन दोनों का 31 दिसंबर तो है, लेकिन रिवाइज आप फिर 31 मार्च तक कर सकते हैं। लेकिन 31 मार्च तक रिवाइज करने के लिए आपको 1,000 रुपये जो फीस पड़ता है, 1,000 रुपये 5,000 रुपये जो भी लेट फीस का प्रावधान है वो पड़ेगा। इस तरह अगर आपने ITR U फाइल किया, यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, अपडेट किया, तो वो 31 दिसंबर तक आप करते हैं, उसमें भी लेट फीस पड़ता है। अब उसको जब रिवाइज़ करेंगे, 31 मार्च तक आपको रिवाइज़ करने का टाइम मिला, उसको भी रिवाइज़ कर सकते हैं, तो 1,000 रुपये और लेट फीस अब आपको देना होगा। यानी कि लेट फीस आपका वहाँ डबल पेनाल्टी हो गया, डबल लेट फीस हो गया। यानी कि 1,000 के बजाय 2,000 या 5,000 के बजाय 10,000 लेट फीस पड़ेगा अगर आपने ITR U को रिवाइज़ किया। तो नहीं रिवाइज़ का तो जो है वो है। और नॉर्मल ITR को अगर रिवाइज़ करते हैं 31 दिसंबर तक तो कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर रिवाइज़ करते हैं तो 1,000 लेट फीस पड़ेगा आपका। ये हुआ। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अभी ITR जो भरने का जो रश होता था, गहमा गहमी होती थी, उसमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया कि
कुछ लोग उस टाइम पर आएंगे, 31 जुलाई के अंदर आएंगे, फाइल कराएंगे। कुछ लोग थोड़ा सा रिलैक्स पा गए तो 1 महीना और उनको समय मिला तो 31 अगस्त तक आ जाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए भी, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ईजी हो गया। थोड़ा सा हेक्टिक जो माहौल होता था वो थोड़ा सा कम हो गया है। ऐसे ही रिवाइज़ करने का भी थोड़ा सा इजी वे में आदमी भर सकता है। 31 दिसंबर के बाद भी रिवाइज़ कर सकता है। तो ये था कुल मिलाकर हमारा आईटीआर का अपडेट। आईटीआर में बस इनकम टैक्स में यही सब है और कुछ खास नहीं है। इसके अलावा जो बजट में जो दिया गया है वो एक चीज़ ये दिया गया है कि एक होता है दुर्घटना मुआवजा जो सरकार की तरफ से मिलती है। उसमें दुर्घटना मुआवजा जो मिलता था उस पर ब्याज और मुआवजे की रकम पर टैक्स पड़ता था। अभी वो टैक्स हटा दिया गया है, यानी कि जो हादसे में पीड़ित व्यक्ति है उसको पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा, उसमें कोई टैक्स उसको नहीं भरना है। एक तो ये हुआ जो थोड़ा सा कुछ लोगों को रिलीफ देगा, ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो। इसके बाद ये एक चीज़ और देखिए कि अगर हमारे बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने, फॉरेन कंट्रीज़, या कोई परेशान हाल दुख बीमारी में जाता है दवा इलाज कराने बाहर विदेश में, और यहाँ से पैसा भेजना होता था तो उस पर 5% गवर्नमेंट टीसीएस काटती थी। अभी वो घटाकर 2% कर दिया गया। थोड़ा सा रिलैक्स ये भी मिल गया है कि अभी पैसा भेजेंगे तो कम से कम 3% का तो रिलैक्सेशन मिल ही गया, 3% टैक्स का। इसके बाद अब और कुछ खास नहीं है, बस ये जानिए कि जो अनुमान लगाएगा जीडीपी का, यानी कि देश अब विकास की दिशा में अग्रसर है, तो जो भारत का विकास दर जो अनुमान लगाया गया है, यानी जीडीपी का जो अनुमान लगाया गया है आने वाले समय में, वो 7.4% का लगाया गया है। यानी कि ये दुनिया में जो विकसित देश हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है हमारा देश। इसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिए कि ये हालांकि कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये तो जीडीपी का घाटा जो 4.3% रखा गया है जिससे आर्थिक संतुलन बना रहे। इसके बाद और ये है कि बाहर के जो कंपनियां होती थीं जो अपने देश में जो है निवेश करती थीं, उनका जो रेशियो था वो 10% का था, अभी वो बढ़ाकर 24% तक कर दिया गया। इससे ये होगा कि विदेशी करेंसी जो है भारत में बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा अवसर मिलेगा निवेशकों को, विदेशी निवेशकों को ज़्यादा अवसर मिलेगा और इस तरह भारत में विदेशी करेंसी बढ़ेगा। इसके अलावा हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें रेलवे है, सड़क है, ये सब जो है ऊर्जा परियोजना है, इस सबको बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो हो सकता है आपसे मतलब की हो या ना हो, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं। शेयर मार्केट में एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक एसटीटी लगता है, एसटीटी टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो उसमें थोड़ा सा बढ़ाया गया है टैक्स, और उसमें उनका कहना यह है कि चूँकि फ्यूचर एंड ऑप्शन को हम जुआ मानते हैं, तो जुआ पर प्रतिबंध लगाने के लिए या जुआ को कम करने के लिए ये टैक्स बढ़ाया है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो दे टैक्स, नहीं है पैसा तो जुआ ना खेले, बर्बाद होने से बच जाए। इसके बाद एक चीज़ और किया है कि एक होता है बाई बैक शेयर, यानी कि शेयर को दोबारा खरीदना। तो दोबारा जब खरीदा जाता था तो पहले कंपनियों को से टैक्स वसूला जाता था, अभी जो खरीदेगा या बेचेगा तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो जो शेयर होल्डर है उसी को पे करना है टैक्स, उस पर जो टैक्स पे करना है उसी को पे करना है। बाकी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया के तहत इन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, केमिकल, कैपिटल गुड्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, रेयर अर्थ मेटल, और ये सब चीज़ें मतलब इन सब को प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा।
इसके बाद इन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 करके 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चिप बनाने और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए अलॉट कर रही हैं 40,000 करोड़ रुपए, जो सेमीकंडक्टर या चिप बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। इसके बाद किसानों के लिए है कि किसानों के लिए एक AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म जो कि भारत विस्तार नाम से होगा, जो कि किसानों को उचित सलाह देने के लिए, अलर्ट देने के लिए ये सब काम आएगा संभवतः। बस यही सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सब पर बयान करने की ज़रूरत है। हमें जो बताना था, जो हमारे मतलब की थी, वो हमने बताया। इसके बाद अगर इसमें और कुछ जानना हो आपको तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सपोर्ट भी करना है, और जितना आप हमको सपोर्ट करते रहेंगे हम उतना ही आपके काम आते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।